नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिलोचन जी की एक कविता जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, इस पर विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस कविता से जुड़े कुछ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले बिंदु पर, जो है पाठ का उद्देश्य। देखिए, पढ़ाई लिखाई के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जिसे हम इस कविता में मार्मिकता के साथ समझेंगे। चंपा की बोली में परिवार के प्रेम को जानेंगे। जी हाँ, चंपा जो कुछ भी कहती है, जो इस कविता की नायिका है चंपा, वो जो कुछ भी कहती है उसकी बोली में हमें परिवार के प्रति प्रेम झलकता नजर आता है। शहरों को परिवार बिखराव का कारण माना गया है। जी हाँ, लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रुख करते हैं और अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। इसीलिए इस कविता में शहरों को परिवार बिखराव का कारण माना गया है। मासूमियत का मूर्त रूप देखेंगे किसमें? तो चंपा में। कविता लेखन की नई शैली से रूबरू हो सकेंगे, शैली अर्थात स्टाइल से रूबरू हो सकेंगे। ग्रामीण शब्दों से अवगत हो सकेंगे, ग्रामीण शब्दों अर्थात आंचलिक शब्दों से हम लोग अवगत हो सकेंगे तथा अन्य जानकारियों से भी परिचित होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो देखिए, इनका मूल नाम जो है वो है वासुदेव सिंह, लेकिन इन्होंने पेन नेम के रूप में अपना नाम त्रिलोचन रखा था। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में विस्तृत अध्ययन जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय। देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। अर्थात त्रिलोचन जी ने एक काव्य संग्रह, एक एंथोलॉजी जिसका नाम धरती है, उसकी रचना की है और उसी में ये कविता संकलित है। यह कविता सिद्ध करती है कि पढ़ाई लिखाई लोगों को अपने घर परिवार से दूर कर देती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के उस पक्ष को भी उजागर करता है जो बहुत खतरनाक है। उदाहरण के लिए देखिए, अपने जहन में एक सवाल डालिए कि सबसे ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम, अपराध, स्कैम कौन कर रहा है। आप पाएंगे बड़े बड़े अपराध करने वाले अधिकतर पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। तो दूसरी ओर पढ़ लिख जाने से आदमी अपना पारिवारिक या पारंपरिक पेशा छोड़कर या आर्थिक मजबूरियों के चलते ही सही नौकरी की तलाश में बड़े शहर की ओर पलायन करता है, जिससे परिवार टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस समस्या के केंद्र के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे, अर्थात कलकत्ता पर वज्रपात हो जाए, कलकत्ता का सत्यानाश हो जाए। क्यों? क्योंकि कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ को प्रदर्शित करती है। अर्थात अगर इसकी शादी हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद इसका स्वामी कलकत्ता रोजगार की तलाश में चला जाएगा, तो ये अकेली रह जाएगी। इसीलिए कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे। अब हम लोग पहले कविता का सार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं त्रिलोचन जी, यहाँ लिखा गया है नटखट और ये बैठी है चंपा। चंपा जो है वो एक ग्वाल वाला है और ये किसकी बेटी है? तो ये सुंदर की बेटी, अर्थात सुंदर नाम के एक ग्वाले, एक अहीर की बेटी है, जो गायों बैलों या आप ऐसा कह सकते हैं मवेशियों को चराया करती है। ये कभी कलम चुरा लेती है, कभी कागज छुपा देती है और पढ़ने लिखने के नाम पर ये कहती है कि मैं तो पढ़ना लिखना नहीं सीखूंगी।
कवि ने जब ये कहा कि गांधी जी भी चाहते हैं कि हर महिला पढ़ना लिखना सीखे, तो ये कहते तुम झूठे हो, गांधी जी तो अच्छे आदमी हैं, वो पढ़ना लिखना भला हमें क्यों कहेंगे। तो ये है इस कविता का सार, जिसे अभी हम लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेते हैं। त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती कविता लोक भावना से जुड़ी हुई है। सुंदर नामक ग्वाले की लड़की चंपा ठेठ अनपढ़ है। वह मवेशी चराती है। उसे काले अक्षरों में छिपे स्वरों पर आश्चर्य होता है। वह लेखक के साथ शरारत करते हुए कभी उसकी कलम चुरा लेती है, कभी कागज गायब कर देती है। वह लेखक के दिन भर लिखते पढ़ते रहने को कागज गोदने का व्यर्थ काम कहकर शिकायत भी करती है। लेखक उसे समझाता है कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले। गांधी बाबा भी यही चाहते हैं, परंतु चंपा पढ़ने लिखने से साफ मना कर देती है। लेखक उसे समझाता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी और उसका पति कलकत्ता चला जाएगा, तब वह उसे पत्र कैसे लिखेगी। इस पर चंपा कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे, वह तो अपने बालम को कलकत्ता नहीं जाने देगी, उसे अपने पास ही रखेगी। तो ये था कविता का सार। अब हम लोग कविता को 5 पंक्तियों में डिवाइड करके, ब्रेकअप करके हम लोग इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। पंक्तियां 1। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अर्थात ये पंक्तियां पहली है जिसमें हम लोग देख सकते हैं ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है, ताकि कविता को जीवंत बना सके और चंपा के मनोभावों को सही से प्रकट कर सके। शब्दों के सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है। प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती नामक कविता से उद्धृत है। इसमें उन्होंने साक्षरता के महत्व से अनजान चंपा नामक अहीर बाला का चित्रण किया है। वह लेखक को पढ़ते लिखते देखकर हैरान होती है। अब आते हैं व्याख्या पर। चंपा नामक ग्वाल बाला अक्षरों का महत्व नहीं जानती। उसके लिए ये अक्षर काले काले धब्बों के सिवाय कुछ नहीं है। जब लेखक कोई पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो चंपा उनके पास आ जाती है। वह उनके पास खड़ी होकर सुनने लगती है कि लेखक पुस्तक पढ़कर क्या कह रहा है। उसे इस बात से बहुत हैरानी होती है कि काले काले अक्षरों में से इतने सारे स्वर कैसे निकलते हैं। वह अक्षरों का महत्व समझ नहीं पाती। विशेष देख लीजिए, कविता अत्यंत सरल तथा सहज है। ग्रामीण अंचल के वातावरण को साकार करने के लिए आंचलिक शब्दों का प्रयोग अनुकूल बन पड़ा है, जैसे अक्षर, चिन्हती, अचरज। चंपा का अक्षरों को देखकर आश्चर्यचकित होना एक सशक्त एवं सजीव प्रयोग है। काले काले तथा खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब बढ़ते हैं पंक्तियां 2 की तरफ। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। चुरा देती का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि गांव के लोग भाषा का सटीक प्रयोग करना नहीं जानते या मुख सुख के कारण नहीं करते। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। कठिन शब्दों के सरल अर्थ यहां दे दिए गए हैं। प्रसंग पूर्ववत ही है, लेकिन इस पद्यांश में कवि चंपा के चंचल शरारतों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह चंपा सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। सुंदर पेशे से ग्वाला है, उसके पास गाय और भैंसे हैं। चंपा उन गायों भैंसों को चराने का काम करती है। वह स्वभाव से अच्छी है, चंचल है, शरारती है। कभी कभी वह बहुत अधिक शरारत करती है। कभी कभी तो वह लेखक की कलम चुराकर छिपा देती है, तब लेखक बहुत परेशान हो जाता है। वह जैसे तैसे उस कलम को ढूंढ कर लाता है,
परंतु तब पता चलता है कि उसके कागज गायब हैं। चंपा उन कागजों को छिपा लेती है। इस प्रकार चंपा अपनी नटखट शरारतों से लेखक को बहुत परेशान किया करती है। भाषा सहज, सरल और सरस है। चंपा की भोली शरारतें उसकी मासूमियत को दर्शाते हैं। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, तो जैसे तैसे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अब हम लोग आ जाते हैं पंक्तियां 3 की तरफ। देखिए, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। देख लीजिए कठिन शब्दों के अर्थ। हारे गाढ़े काम सरेगा अर्थात कठिनाई में काम आएगा। प्रसंग पूर्ववत ही है। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। चंपा लेखक से शिकायत भरे स्वर में कहती है कि तुम दिन भर इन कागजों पर लिखा पढ़ी करते रहते हो, क्या लिखा पढ़ी करना बहुत अच्छा काम है? मैं तो ऐसा नहीं समझती। इस पर लेखक चंपा की अबोधता व नासमझी पर हंस देता है। चंपा भी चुप हो जाती है, मानो उसकी बात अपने निशाने पर ठीक से बैठ गई हो। एक दिन चंपा फिर लेखक के पास आई। लेखक ने उसे कहा कि वह पढ़ना लिखना सीख ले, पढ़ाई लिखाई उसे कठिनाई के समय बहुत काम आएगा। उसने गांधी बाबा का हवाला देते हुए कहा कि गांधी बाबा भी चाहते हैं कि सब जन साक्षर बने। चंपा सरल स्वाभाविकता से लेखक को उत्तर देती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे मनुष्य हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात कैसे करते हैं? अगर करते हैं तो वे अच्छे कैसे हैं? मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब यहां देखिए विशेष, कागद गोदना गाढ़े काम सरना जैसे प्रयोग ग्रामीण परिवेश के अनुकूल हैं। संवादों के कारण कविता सजीव बन पड़ी है। कागद गोदना के प्रयोग से पढ़ाई लिखाई के प्रति चंपा की खींच व्यक्त होती है। अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 4 की तरफ। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। देखिए, गौने जाना अर्थात ससुराल जाना, बालम अर्थात पति। प्रसंग पूर्ववत ही है, लेकिन हाँ, चंपा पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहती, तब लेखक उसे प्रेम पूर्वक समझाते हैं। लेखक चंपा से कहते हैं, चंपा पढ़ लिख लेना अच्छी बात है, जब तुम्हारी शादी होगी तुम ससुराल जाओगी, तब कुछ दिनों तक तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। तुम जानती हो कि कलकत्ता बहुत दूर है, तब तुम ही बताओ कि तुम अपने पति को संदेश कैसे भेजोगी, उसके भेजे हुए पत्र कैसे पढ़ोगी। इसलिए कहता हूं कि तुम पढ़ लिख लो, पढ़ना लिखना अच्छी बात है। विशेष में भाषा सरल और सहज है। पूरी कविता की भाषा सहज और सरल है। कवि ने प्रणय प्रसंग उठाकर चंपा को सोचने पर विवश किया। प्रणय प्रसंग अर्थात शादी या विवाह, ब्याह गौना बालम संदेशा जैसे ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण वातावरण जीवंत हो उठा है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया मैं तो अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। बजर गिरे, वज्र गिरे, भारी विपत्ति आए, सर्वनाश हो जाए, ब्याह अर्थात शादी। प्रसंग पूर्ववत ही है, लेकिन वह शादी गौने और पति के संदेश को पढ़ने का हवाला देकर उसे पढ़ने लिखने की प्रेरणा देते हैं। तब चंपा प्रतिक्रिया में कहती है, चंपा लेखक की बातों को झूठा बताते हुए कहती है, हाय राम, तुम कितने झूठे हो, पढ़ लिख कर भी तुम मेरे साथ छल कपट भरी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तुमने विवाह का नाम लिया है तो मैं विवाह करूंगी ही नहीं, और यदि मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने पास रखूंगी,
उसे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे अर्थात उसका सत्यानाश हो। भाषा सरल और सहज है। कलकत्ता महानगरीय संस्कृति का प्रतीक है, जहां रोजगार की तलाश में गए लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं। लड़कियों का हाय राम कहना उनकी असहमति का द्योतक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कविता का आद्योपांत अध्ययन किया। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप स्वयं करेंगे। और हाँ, अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो avinash-solutions.com में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका पूरा अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।